हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम आपके लिए रोज़ प्रीवियस ईयर आरआरबी एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ लेकर आ रहे हैं। इन्हीं सीरीज़ के साथ आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर आरआरबी एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द क्रूड डेथ रेट इज़। क्रूड डेथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ में लेते हैं? तो क्रूड डेथ रेट के लिए हम फॉर्मूला लेंगे नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर ऑब्लिक मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं इसके लिए, क्रूड डेथ रेट के लिए। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ पल्स डेफिसिट? पल्स डेफिसिट हम किसको कहेंगे? डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स ऑल्सो नोन एज पल्स डेफिसिट, यानी कि एपिकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच में जो डिफरेंस पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? पल्स डेफिसिट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल लेंथ ऑफ द न्यूनेट बॉडी? न्यूनेट बेबी, जो न्यूनेट बेबी होता है उसकी जो नॉर्मल लेंथ होती है वो एट बर्थ क्या है? हम बात करें, जब बच्चा पैदा होता है एट बर्थ उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 45 to 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 45 to 50 सेंटीमीटर। और एवरेज हम किसको कितना मानते हैं? 50 सेंटीमीटर मानते हैं। न्यूनेट किसको बोलेंगे? यानी कि जो अभी अभी पैदा हुआ है और जिसकी उम्र 28 दिन के अंदर अंदर है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूनेट कहेंगे। तो यहाँ पर न्यूनेट का जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। वही हम आगे बात करें कि नेक्स्ट 6 मंथ में, फर्स्ट 6 मंथ यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद 6 मंथ तक का होएगा, तो उसमें जो इसकी लेंथ का जो इंक्रीज़ होएगी वो होगी 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ होएगी। वहीं नेक्स्ट 6 मंथ की बात करें, यानी 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक, तो उसकी जो हाइट होगी वो इंक्रीज़ होगी 1.2 सेंटीमीटर टू पर मंथ, 1.25 सेंटीमीटर से पर मंथ होगी। 1 साल तक, जब ये बच्चा 1 साल का होगा तो इसकी हाइट हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। 2 साल में हो जाएगी इसकी 85 सेंटीमीटर। 3 साल में हो जाएगी इसकी 95 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लेंथ होगी वो डबल कब होएगी? डबल लेंथ कब होएगी? तो डबल कब होएगी? जब बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी? 4 साल हो जाएगी, तब क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। और वही अपन ट्रिपल की बात करें, ट्रिपल कब होएगी? 13 साल की उम्र पर। डबल मतलब 100 सेंटीमीटर और ट्रिपल मतलब 150 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, द proportion of clinical case resulting in several clinical manifestation is known as। इसको हम बोलते हैं प्रिविलेंस। क्या बोलते हैं? प्रिविलेंस बोलते हैं। वही बात कर रहे हैं हम इन्फेक्टिविटी की, तो इन्फेक्टिविटी किसे कहेंगे? ऐसे पैथोजेंस जो इन्फेक्शन डेवलप करने की एबिलिटी रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम इन्फेक्टिविटी बोलते हैं। वही हम बात करें पैथोजेनेसिटी, तो पैथोजेनेसिटी क्या कहेंगे? कि जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी भी प्रकार की डिजीज़ पेशेंट के अंदर हो जाना, होस्ट के अंदर
डेवलप हो जाना, उसको बोले पैथोजेनिसिटी। और वही प्रीपैथोजेनेसिस हम कहेंगे कि डिजीज डेवलप होने से पहले जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं उसे बोलते हैं हम प्री पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्रोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग इज मेनली कॉज्ड बाय। जो एंट्रोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग होती है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है? तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होगी? स्टेफाइलोकोकस के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेफाइलोकोकस के द्वारा डेवलप होगी। स्टेफाइलो ऑरियस जो बैक्टीरिया होगा उसके द्वारा ये देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नर्स पेशेंट रेशियो फॉर टीचिंग हॉस्पिटल? जो टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर नर्स और पेशेंट का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? तो आपका आंसर होगा जो टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर नर्स पेशेंट का जो रेशियो है वो होगा 1:3। वहीं बात करें हम नॉन टीचिंग हॉस्पिटल की बात करें तो नॉन टीचिंग हॉस्पिटल में पाया जाएगा 1:5। वहीं बात करें हम आईसीयू की तो आईसीयू में हमें देखने मिलेगा 1:1। जनरल वार्ड में देखने को मिलेगा 1:3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द प्लाज्मा प्रोटीन डेट कंस्टिट्यूट अबाउट 40 to 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन? इनमें से कौन सा ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है जो 40 से 60% प्लाज्मा प्रोटीन कंस्टिट्यूट करता है? कौन सा करता है? एल्बुमिन। क्या करता है? एल्बुमिन सबसे ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। कितना? 40 से 60%। 40 से 60% करता है। और मोस्ट अबाउंडेड सर्कुलेटरी प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट अबाउंडेड प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, तो मोस्ट अबाउंडेड प्लाज्मा प्रोटीन भी कौन सा है? एल्बुमिन है। ये क्या काम करता है? प्ले करता है क्या? इम्पोर्टेंट रोल मेंटेनेंस ऑफ कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। और जो ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको क्या करता है? मेंटेनेंस करने का काम कौन करता है? एल्बुमिन करता है। इसीलिए 40 से 60% टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द congenital absence of parasympathetic ganglionic nerve cell of the colon and rectal is called। कंजेनाइटली पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट हैं कोलोन और रेक्टल के अंदर। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इस कंडीशन को हम कहेंगे हिर्ट्ज-स्प्रंज डिजीज़। क्या कहेंगे? हिर्ट्ज-स्प्रंज डिजीज़, यानी कि मेगा कोलोन, या फिर बोलते हैं इसको गैंग्लियोनिक मेगा कोलोन भी बोलते हैं। इंटोससेप्शन क्या होता है? जो इंटेस्टाइन होती है इसका एक पार्ट अनदर पार्ट के अंदर क्या हो जाता है? इंसर्ट कर जाता है। क्या कर जाएगा? इसका इंसर्ट कर जाएगा एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर, उसी को बोलेंगे इंटोससेप्शन बोलेंगे। हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक में क्या होगा? जो पाइलोरस मसल्स होगी किसके बीच की? बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो क्या हो जाएगी? नैरो हो जाएगी। और नैरो हो जाने के कारण हमें इसमें प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलती है। और मैकल्स डाइवर्टिकुलम यानी कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी। आउट पाउच हमें देखने को मिलेगा। फेटल डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसे को बोलते हैं मैकल्स डाइवर्टिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोएनल एट्रेसिया? कोएनल एट्रेसिया किसे कहेंगे? कोएनल एट्रेसिया कहेंगे हम कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेसोफेरेंस, ऑल्सो नोन एज कोएनल एट्रेसिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी ग्रेनुलोमा फॉर्म्ड इन ट्यूबरकुलोसिस इज नोन एज, जो प्राइमरी ग्रेनुलोमा बनती है ट्यूबरकुलोसिस के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? इसको हम बोलते हैं गॉन फोकस, गॉन्स फोकस, या इसे को हम बोलते हैं गॉन्स लीजन। किस नाम से जानते हैं इसको हम? गॉन्स लीजन के नाम से भी जानते हैं। गॉन्स लीजन क्यों बोलते हैं कि एक जो फिजिशियन था, क्या था? पैथोलॉजिस्ट था, एंटोन गॉन्स, ऑस्ट्रेलिया का क्या था ये? ऑस्ट्रेलिया का पैथोलॉजिस्ट था। इसने क्या किया था? इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? गॉन्स फोकस बोलते हैं या गॉन्स लीजन बोलते हैं। वहीं हम बात करें नेक्स्ट, कैसियस फोकस की। कैसियस फोकस की हम बात करें तो कैसियस ग्रेनुलोमा, इसको हम बोलते हैं कैसेटिंग ग्रेनुलोमा। ये क्या होती है? नेक्रोटिक टिश्यूज होती है। क्या होता है ये? नेक्रोटिक टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं ये? नेक्रोटिक टिश्यूज होते हैं। नेक्रोटिक टिश्यूज होते हैं ये, या डेथ सेल्स होती है, डेथ सेल्स होती है। वहीं हम नेक्स्ट हम बात करें गॉबलेट सेल की। तो गॉबलेट सेल क्या है? गॉबलेट सेल एपिथेलियल सेल होती है जो म्यूकस क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? म्यूकस का जो प्रोडक्शन करती है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गॉबलेट सेल। वहीं रेड सेल्स, रेड सेल की बात करें हम, रेड सेल्स, रेड सेल्स क्या हैं? ये हॉल मार्क है। क्या है? हॉल मार्क हैं। किसका हॉल मार्क है भैया? हॉल मार्क ट्यूमर है ये। किसकी? हॉडकिंस लिम्फोमा की। किसकी? हॉडकिंस लिम्फोमा की हॉल मार्क ट्यूमर सेल हैं, सेल्स हैं। कौन सी? रेड सेल्स। किसकी? हॉडकिंस लिम्फोमा की। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन डज कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। इनमें से कौन सा विटामिन है जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है? तो आपका आंसर होगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंट, अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंट करती है कितनी आर्टरी और कितनी वेंस कंटेंट करती है? तो इनको याद रखने का फॉर्मूला है AVA। ए यानी आर्टरी, आर्टरी, और वी यानी वेन, यानी कि 2 आर्टरी और 1 वेन क्या करती है? कंटेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी। मेटल के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या नाम से जानते हैं? तो मेटल के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं सोनरस साउंड, सोनरस साउंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड एज। एम्ब्रियो की कौन सी स्टेज है जिसमें हम सभी बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो कौन सी हैं? आंसर हमारा होगा फीटस। इन तीनों के अंदर हम बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, और फीटस के अंदर हम बॉडी पार्ट्स को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस का इनहेरिटेंस ऑफ मोड कौन सा है? कौन सा है? ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव है। कौन सी? सिस्टिक फाइब्रोसिस कौन सी डिजीज है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। बहुत बार एग्जाम में
पूछा जा चुका है। तो जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर सिस्टिक फाइब्रोसिस कौन सी है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बाथ यूज्ड टू रिमूव द इरिटेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ स्किन डिजीज एंड प्रोवाइड सूथिंग इफेक्ट्स? सूथिंग इफेक्ट्स और स्किन डिजीज को रिलीव करने के लिए कौन सा बाथ हम प्रोवाइड करते हैं? तो जो बाथ हम प्रोवाइड करते हैं वो होता है सीड्स बाथ होता है। सीड्स बाथ का टेम्परेचर कितना होगा? 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं सेल्सियस की बात करें तो 43 टू 46 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल्स इंजरी कोज टॉर्टिकोलिस ड्यूरिंग डिलीवरी? डिलीवरी के दौरान कौन से मसल्स अगर इंजर्ड हो जाएगी तो बेबी को क्या होने की संभावना रहेगा? टॉर्टिकोलिस। तो कौन सी मसल्स के कारण? स्टेनोक्लेडोइड मसल्स के कारण। स्टेनोक्लेडोइड मसल्स की अगर इंजरी हो जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी तो बच्चे में क्या हो जाएगा? टॉर्टिकोलिस हो जाएगा। और टॉर्टिकोलिस क्या होता है? जो मूवमेंट ऑफ हेड होता है वो वन साइड हमें देखने को मिलेगा, यानी कि बच्चे का हेड प्रॉपर रूप से दोनों तरफ मूवमेंट नहीं कर पाएगा और एक तरफ ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन्स इज? मिल्क इजेक्शन हार्मोन्स कौन सा है? तो मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। और मिल्क प्रोडक्शन अगर पूछ ले, मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन्स पूछ ले तो कौन सा होगा? प्रोलैक्टिन होगा। तो इजेकुलेशन हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और प्रोडक्शन हार्मोन्स प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आर आल्सो नोन एज? न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स को हम जानते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स। कौन सी होती है? एंटी साइकोटिक ड्रग्स को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलेप्टिक बोलते हैं, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स भी बोलते हैं इन्हीं को हम। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यानी डिप्रेशन की कंडीशन में दी जाती है उसे को हम क्या बोलते हैं? एंटी डिप्रेसेंट। हिप्नोटिक्स ऐसे ड्रग्स जिनको हम हिप्नोटिज्म में या फिर प्रोड्यूस स्लीप के लिए हम देते हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स एपिलेप्सी में या फिर सीजर की कंडीशन में दी जाने वाले ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डू यू नीड टू वेट टू डिसिफर टू ट्यूबरकुलिन टेस्ट रिजल्ट? ट्यूबरकुलिन जो टेस्ट हम करते हैं उसका रिजल्ट के लिए हम कितना वेट करना पड़ता है? तो हम जो डिटेक्ट करेंगे ट्यूबरकुलिन टेस्ट, उसके लिए हमें 48 से 72 घंटे क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द मेन फंक्शंस ऑफ द हाइपोग्लोसल नर्व? जो हाइपोग्लोसियल नर्व होती है उसका फंक्शन कौन सा है? इनमें से कौन सा फंक्शन है? इसका फंक्शन है स्वॉलोविंग और स्पीच। स्वॉलोविंग और स्पीच। हाइपोग्लोसियल जो नर्व होती है यानी कि जो क्रेनियल नर्व हैं उनमें से जो हाइपोग्लोसियल है वो स्वॉलोविंग और स्पीच का काम है। वही हम बात करें विजन और सेंसेशन के लिए कौन सी होती है? ऑप्टिक होती है। कौन सी होती है? ऑप्टिक नर्व होती है। सेंसेशन और हियरिंग के लिए वेस्टिबुलार कोक्लियर जो होती है वो होती है। और वही हियरिंग और स्मेल के लिए इसके लिए भी कौन सी होती है? वेस्टिबुलार और कोक्लियर होती है। तो स्वॉलोविंग स्पीच के लिए हाइपोग्लोसियल, विजन एंड सेंसेशन के लिए ऑप्टिक नर्व, सेंसेशन हियरिंग के लिए वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व और हियरिंग स्मेल के लिए भी वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिसिक्यूटरी स्टेप टू बी टेकन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एन एंटीसीरम और एंटीटॉक्सिन्स? एंटीसीरम और एंटीटॉक्सिन्स एडमिनिस्टर करने से पहला हमें कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा? इनमें से कौन सा टेस्ट हमें करना है? क्या यूरिन टेस्ट करेंगे, क्या ब्लड टेस्ट करेंगे, क्या CSF टेस्ट करेंगे या फिर सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे? तो जब भी हम किसी व्यक्ति को एंटीसीरम या
टॉक्सिन्स देते हैं तो हमें याद रखना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। कहीं कैसे तो नहीं कि इससे हमें क्या है, एलर्जी हो जाए। तो एलर्जिक रिएक्शन को पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लेस विद इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन थ्राइव एंड प्रोड्यूस। किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस होने के लिए जो प्लेस चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिजर्वायर। क्या बोलते हैं हम उसे, रिजर्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच आयरन नहीं है यहाँ पर आपके क्वेश्चन में, हाउ मच आयरन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है हाउ मच कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम। हाउ मच कैल्शियम इज अप्रोक्सीमेटली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कितना कैल्शियम हमें रिक्वायर्ड है। तो प्रेगनेंसी के दौरान 1000 mg पर डे कैल्शियम हमें चाहिए। वही हम बात करें लैक्टेशन की, तो लैक्टेशन के दौरान चाहिए हमें 1200 mg पर डे कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन कॉल्ड दैट पेशेंट सिट्स एंड द साइड ऑफ द बेड विद द हेड रेस्टिंग ऑन द ओवरहेड टेबल ऑन टॉप ऑफ सिवर पिलो। कौन सी पोजीशन कहेंगे इसको, तो इसको हम कहेंगे ऑर्थोपेनिक या फिर ट्राइपॉड पोजीशन। कौन सी, ट्राइपॉड पोजीशन कहेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेनिक पोजीशन भी बोलते हैं, ऑर्थोपेनिक पोजीशन भी बोलते हैं। यही बात करें हम ट्रेंडेंसबर्ग पोजीशन। ट्रेंडेंसबर्ग पोजीशन हम कौन सी कंडीशन में देंगे, ट्रेंडेंसबर्ग हम देंगे पेल्विक एग्जामिनेशन में, पेल्विक एग्जामिनेशन उस कंडीशन में देंगे, या फिर कोई व्यक्ति शोक या फिर हाइपोटेंशन वाली कंडीशन है उस कंडीशन में कौन से देंगे, ट्रेंडेंसबर्ग पोजीशन देंगे। वही बात करें हम फाउलर पोजीशन, तो फाउलर पोजीशन हम कैसे देंगे, रिलीव डिप्सनिया। अगर किसी व्यक्ति को डिप्सनिया है तो डिप्सनिया की कंडीशन को रिलीव करने के लिए हम क्या देंगे, फाउलर देंगे। वही किसी व्यक्ति का आईसीपी बढ़ा हुआ है, इंक्रीज आईसीपी, तो उस कंडीशन में भी फाउलर देंगे। वहीं बात करें हम लिथोटोमी की, तो लिथोटोमी जो पोजीशन होगी वो कौन सी कंडीशन में दी जाती है, ये दी जाती है नॉर्मल डिलीवरी में। किसी महिला की नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो लिथोटोमी पोजीशन देंगे। वहीं हम बात करें ऑपरेशनल डिलीवरी अगर करवानी है, तो वहाँ पर भी हम कौन सी पोजीशन देंगे, लिथोटोमी पोजीशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following substance is released during inflammatory process when platelet are activate। अगर प्लेटलेट्स आर एक्टिवेट हो रही है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में कौन सी सब्सटेंस रिलीज होगा, कौन सा सब्सटेंस रिलीज होगा। जब भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है तो वहाँ पर कौन सा होगा, हिस्टामिन ऑलवेज क्या होगा, रिलीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट फेज इन वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग की फर्स्ट फेज कौन सी है, वुंड हीलिंग की फर्स्ट फेज कौन सी है। जब भी वुंड हीलिंग होता है तो 4 फेज उसमें होती है। कौन कौन सी होती है, हीमोस्टेसिस, दूसरी इन्फ्लामेटरी, तीसरी प्रोलिफेरेटिव और चौथी होती है रिमॉडलिंग। तो 4 क्या होती है, स्टेप्स होती है किसकी, वुंड हीलिंग के दौरान। तो क्वेश्चन में पूछा है कि फर्स्ट कौन सी है, तो फर्स्ट कौन सी है, हीमोस्टेसिस, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और रिमॉडलिंग क्या है, मैचुरेशन फेज 4th है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ क्लोज प्लेस इज टर्म एज। क्लोज प्लेसेस से डर लगना क्या कहलाएगा,
क्लोज प्लेस से डर लगना क्या कहलाएगा? क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया क्लोज प्लेस। वहीं बात करें हम एक्रोफोबिया तो फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट, हाइट से या ऊंचाई से डर लगना एक्रोफोबिया कहलाएगा। वहीं गेमोफोबिया शादी से डर, शादी से डर होना मतलब एक्रोफोबिया। और हेमाटोफोबिया का मतलब होता है कि जो आपने कोई फियर आपके अंदर है वो किसका? सिनिंग का। सिनिंग मतलब किसी पाप या गलत कार्य का जो डर होना उसे हम क्या कहलाएंगे? हेमाटोफोबिया कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एन एक्वायर्ड ग्लोबल इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड पर्सनालिटी बट विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। बिना किसी कॉन्शियसनेस के किसी व्यक्ति की इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, मेमोरी और पर्सनालिटी क्या हो जाना? एक्वायर्ड हो जाना। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे डेमेंशिया। क्या बोलेंगे? डेमेंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेलियर टू कंसीव आफ्टर 1 year ऑफ अनप्रोटेक्टेड रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड। 1 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाने के बाद भी किसी भी प्रकार का कंसेप्शन नहीं होना, कंसीव नहीं होना, इस कंडीशन को क्या कहलाएगा? इसके कंडीशन को हम बोलेंगे इनफर्टिलिटी। अगर कोई महिला लगातार 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है और वहाँ पर किसी भी प्रकार का कंसीव नहीं होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं इनफर्टिलिटी। स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन, स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरली जो प्रेगनेंसी होती है वो हो जाना। क्या हो जाना? प्रेगनेंसी हो जाना नेचुरली, से हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस कंसेप्ट। एजोस्पर्मिया सीमन के अंदर एब्सेंस होना, किसका? स्पर्म का। स्पर्म का एब्सेंस होना एजोस्पर्मिया कहेंगे। और नॉर्मोस्पर्मिया किसे कहेंगे? यानी कि नॉर्मल अमाउंट, नॉर्मल क्वांटिटी, नॉर्मल मोटिलिटी के साथ ही स्पर्म काउंट पाए जाना, उसको बोलेंगे नॉर्मोस्पर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोड डेट इज इंसर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन सम डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेजेंटा इज नोन एज। यानी कि एक कोड है जिसकी डिस्टेंस क्या है? प्लेजेंटा से थोड़े दूर है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वेलेमेटस। क्या बोलेंगे? वेलेमेंटस इंसर्शन ऑफ कोड। क्या बोलेंगे? वेलेमेटस इंसर्शन ऑफ कोड बोलेंगे। वहीं हम बात करें सुसेंचुरिएटा प्लेजेंटा की, तो क्या बोलेंगे? जो प्लेजेंटा है वो 2 भागों में क्या हो गई है? डिवाइड हो गई है। 1 और मोर स्मॉलर या एक्सेसरी लोब डेवलप इन मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज सुसेंचुरिएट प्लेजेंटा। वहीं हम बात करें सर्कमवेलेंट प्लेजेंटा। सर्कमवेलेंट प्लेजेंटा क्या होगी? जो प्लेजेंटा है वो नियर कहाँ पाई जा रही है? बेबी के आसपास पाई जा रही है, उसे हम बोलेंगे सर्कमवेलेंट प्लेजेंटा। और वहीं बात करें वेलेडोर इंसर्शन ऑफ कोड, तो जो अम्बिलिकल कोड का जो अटैचमेंट है वो कहाँ पर है? एज में है। कहाँ पर है? एज ऑफ द प्लेजेंटा देखने को मिल रहा है। कहाँ देखने को मिल रहा है? एज ऑफ प्लेजेंटा देखने को मिल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? देखो जैसे तो सेंटर में देखने को, मान लो ये प्लेजेंटा है, ये प्लेजेंटा है और यहाँ सेंटर में क्या देखने का? अम्बिलिकल कोड अच्छे से, लेकिन बीच में ना होकर कहाँ देखने को मिल रहा है? साइड में देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं वेलेडोर इंसर्शन ऑफ कोड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is mainly responsible for fight and flight reaction। फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? एड्रिनल मेंडुला, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस या एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो कौन रेस्पॉन्सिबल है? एड्रिनल मेंडुला। कैसे रेस्पॉन्सिबल है? एड्रिनल मेंडुला के द्वारा सिक्रेट होते हैं हार्मोन्स, कौन कौन से?
एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन 2 हार्मोन्स रिलीज होते, यही क्या काम करते हैं, फाइट एंड फ्लाइट का काम करते हैं। वही हम बात करें पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, तो इसके द्वारा ADH और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं। एंटीरियर पार्ट ऑफ हार्मोन्स के द्वारा ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, यानी कि GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, CRH यानी कि कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स, ये सिक्रेट होते हैं। वहीं हम बात करें एड्रिनल कॉर्टेक्स की, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन के लिए कौन से एड्रिनल मेडुला रेस्पॉन्सिबल है। एड्रिनल मेडुला के द्वारा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीजन दैट फॉर्म लूज एंड कॉटन हुली क्लम्प्स ड्यूरिंग एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन के दौरान लूज एंड कॉटन हुली क्लम्प के द्वारा कौन सा एंटीजन रिलीज होता है, तो कौन सा होता है, बनता है एंटीजन H एंटीजन, H एंटीजन। इसी एक और नाम से जानते हैं, फ्लैगुलर एंटीजन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फ्लैगुलर एंटीजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिफ्लेक्स इज एन एक्सपल्सिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय मदर ड्यूरिंग लेबर। मदर के द्वारा ड्यूरिंग लेबर कौन से जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो एक्सपल्स होते हैं, वो होते हैं, आपका आंसर होगा फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। लेबर के दौरान जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपीरियंस होते हैं वो होते हैं फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वही हम बात करें अर्ज रिफ्लेक्स। अर्ज रिफ्लेक्स क्या होते हैं, सडन स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ्टेन अनकंट्रोलेबल अर्ज, यानी कि जब भी हमको यूरिन पास आउट करने की, जो यूरिनेट करने की जो अर्ज लगती है, उस टाइम जो रिफ्लेक्सेज स्टिमुलेट होते हैं उसको बोलते हैं हम अर्ज रिफ्लेक्स। वहीं बात करें हम पेल्विक रिफ्लेक्स। पेल्विक रिफ्लेक्स क्या होते हैं, यानी कि जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती है वो स्टिमुलाई होती है और ऑटोमेटिकली क्या करती है, रेस्पॉन्स करती है, उसे हम बोलते हैं पेल्विक रिफ्लेक्स। वही हम चैडविक रिफ्लेक्स की बात करें, इसको तो चैडॉक रिफ्लेक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, चैडॉक रिफ्लेक्स बोलते हैं। एक क्या है, डायग्नोस्टिक रिफ्लेक्स है, ये क्या है, डायग्नोस्टिक रिफ्लेक्स है जो बच्चों में किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके लिए नई क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल्स को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर क्लास में।